सितंबर 27, 2024 इसराइल लिबनान के कैपिटल बेरूत में एक मैसिव अटैक करता है। उसके तुरंत बाद ही आईडीएफ ये अनाउंस करता है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर सईद हसन नसरुल्लाह को मार दिया है। इनमें इसराइल ने एडवांस बंकर बम्स का इस्तेमाल किया था जो जमीन के अंदर 30 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। इस अटैक से पहले इसराइल ने लिबनान पर तकरीबन 1500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 700 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। इसराइल और लिबनान के बीच का कन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चल रहा है। जब इसराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, तब लिबनान और बाकी अरब कंट्रीज ने इसराइल के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। इस जंग में तकरीबन 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियंस को अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिसमें से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग लिबनान में असाइलम लेते हैं। इस वजह से लिबनान का सोशल और कम्युनल एनवायरनमेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जहां क्रिश्चियंस, शिया मुस्लिम्स और अब फलस्तीनियन सुन्नी मुस्लिम्स के बीच पावर और रिप्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाता है। यह स्ट्रगल धीरे धीरे 1975 से 1919 तक चलने वाले लिबनी सिविल वॉर में तब्दील हो जाता है। इसी सिविल वॉर के दौरान 1978 में इसराइल ने ऑपरेशन लेटेनिया के तहत साउदर्न लेबनान को इन्वेड किया था और 1982 में इस एरिया को पूरी तरीके से ऑक्युपाई कर लिया था। इन सभी टेंशन्स के बीच हिजबुल्लाह का जन्म होता है और फिर 1985 में हिजबुल्लाह एक ओपन लेटर इशू करता है, जिसमें उन्होंने इसराइल के खात्मे को अपना अल्टीमेट गोल बताया था और कहा था कि वो यूएस, फ्रांस और उनके एलाइज को लिबनान से निकालना चाहता है, जो उस वक्त लिबनान में पीस कीपिंग मिशन पर थे। 1919 में लिबनान में सिविल वॉर खत्म हुआ और हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस फोर्स से एक पॉलिटिकल पावर बनने लगी और 1992 में हिजबुल्लाह ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी सेटअप की और पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जीत हासिल की। ईयर 2000 में 22 साल के स्ट्रगल के बाद इसराइल ने फाइनली साउदर्न लेबनान से अपनी ऑक्युपेशन हटा ली। इस विक्ट्री का पूरा क्रेडिट हसन नसरुल्लाह को दिया गया और फिर 2006 के वॉर में हिजबुल्लाह ने इसराइल को पूरी तरीके से बैकफुट में डाल दिया था, जिसके बाद नसरुल्लाह को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का दर्जा मिल गया। इस जंग के बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जिसका नाम था मूविंग इन द ग्रास। इस स्ट्रेटेजी का एम था कि वो धीरे धीरे हिजबुल्लाह को कमजोर करेंगे ताकि ये ग्रुप इसराइल के लिए फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट थ्रेट न बन सके। लेकिन अक्टूबर 7 के हमले के बाद से सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इस दौरान हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के नॉर्दर्न रीजन्स में रेगुलरली एयर स्ट्राइक करने शुरू कर दिए। अब तक इन एयर स्ट्राइक्स के चलते इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ये कहता है कि ये अटैक तब तक जारी रखेगा जब तक इसराइल गाजा से अपनी आर्मी विड्रॉ नहीं करता। इसराइल ने भी इसके जवाब में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को मारना शुरू कर दिया और सितंबर 17 को इसराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक किया था, जिसमें 40 से ज्यादा लोग मर गए हैं और 3500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग सिविलियंस थे। इसके कुछ दिन बाद ही इसराइल ने लिबनान पर मैसिव एयर स्ट्राइक शुरू कर ली, जिसमें अब तक 700 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी अपने रॉकेट अटैक्स और इंटेंसिफाई कर लिए हैं। इसराइल का यह भी कहना है कि हिजबुल्लाह ने अपने वेपन्स सिविलियन के घरों में छुपा रखे हैं और इस वजह से इसराइल कहता है कि वो इन पर भी अटैक करेगा। लेकिन यह स्टेटमेंट इसलिए दी जा रही है ताकि वो सिविलियंस की किलिंग्स को जस्टिफाई कर सके, जैसे वो पिछले 1 साल से गाजा में कर रहा है। लेकिन यह स्ट्रेटेजी लेबनान में काम नहीं करेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा पावरफुल और एक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। क्योंकि लेबनान के लीडर के मुताबिक इनके पास 1 लाख से ज्यादा ट्रेंड फाइटर्स और 1 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल्स हैं, जो कभी भी इसराइल पर अटैक कर सकते हैं। हिजबुल्लाह फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल ग्रुप है और ईरान हिजबुल्लाह को हर साल लगभग $700 मिलियन का फंड प्रोवाइड करता है
और इस ग्रुप ने कभी भी अपने और ईरान के रिलेशंस को कभी नहीं छुपाया है। ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران। हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर माना जाता है और ये एक सिर्फ रेजिस्टेंस ग्रुप नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी भी है जिन्होंने 2018 की पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मेजोरिटी के साथ जीत हासिल की थी। हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस लेबनान के साउदर्न पार्ट में सबसे ज्यादा है जहां आपको हसन नसरुल्लाह और ईरान के लीडर्स के पोस्टर्स हर जगह देखने को मिलेंगे। सईद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कुछ टाइम के लिए हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन ये ग्रुप्स ऐसी सिचुएशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं, बल्कि ये ग्रुप्स ऐसी सिचुएशंस के बाद और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसराइल का गाजा पे स्ट्राइक करना जहां पर न कोई प्रॉपर गवर्नमेंट है, न इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और न ही कोई फॉरेन रिलेशंस, बहुत आसान है एज कम्पेयर टू लेबनान जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है। जहां इसराइल को ग्राउंड इन्वेजन करना या कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक करना गाजा की तरह आसान नहीं है। अगर इसराइल लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन करता है तो दूसरे देश भी इस कन्फ्लिक्ट में कूद सकते हैं जो ईरान ऑलरेडी कर चुका है। तो ये पूरा एरिया एक रीजनल वार में तब्दील हो सकता है जिसकी करंट सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इस टेंशन को देखते हुए यूएस, फ्रांस, सऊदी अरब और यूरोपियन यूनियन जैसे पावर्स ने इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 21 दिन के सीज फायर का डिमांड किया था, लेकिन उसके अगले ही दिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में चल रही जनरल असेंबली में कहा कि इसराइल हिजबुल्लाह पर अटैक तब तक जारी रखेगा जब तक उनके गोल्स अचीव नहीं हो जाते। Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely, and that's exactly what we're doing. एक तरफ यूएस सीज फायर की बात करता है और दूसरी तरफ इसराइल को $8.7 बिलियन का मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है और 7 अक्टूबर के बाद से यूएस गवर्नमेंट ने इसराइल को $6.5 बिलियन का सिक्योरिटी एड प्रोवाइड किया है, जिससे गाजा में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या इसराइल एयर स्ट्राइक या ग्राउंड इन्वेजन से हिजबुल्लाह को हराने में कामयाब हो पाएगा? ये काफ़ी मुश्किल है। हिजबुल्लाह आज 2006 के मुकाबले काफ़ी पावरफुल हो चुका है और लेबनान सीरिया के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है जहां से ईरान इन्हें आसानी से वेपन सप्लाई कर सकता है। रिसेंट एयर स्ट्राइक्स के बाद हिजबुल्लाह की कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा वीक हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की ताकत रखता है। सईद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हसन सैफुद्दीन, जिसे 1994 से लीडरशिप के लिए ग्रूम किया जा रहा था, हिजबुल्लाह के नए लीडर बन चुके हैं। सैफुद्दीन पिछले 30 सालों से हिजबुल्लाह के ऑपरेशन संभाल रहे हैं। इससे साफ होता है कि टॉप लीडर्स को मारकर इसराइल हिजबुल्लाह को सरेंडर नहीं करवा सकते और अगर इसराइल ग्राउंड इन्वेजन करता है तो एक लंबे और खतरनाक कन्फ्लिक्ट में फंस सकता है जो जीत पाना उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और अब तो ईरान भी इस रीजनल वार में कदम रख चुका है और उसने भी इसराइल पर एयर स्ट्राइक शुरू कर लिए हैं।